स्वर हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन हमारे मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे स्पर्श व्यंजन। पूरा लिखना पड़ेगा। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यहाँ लिख लेंगे 25 होती है। ये हमारे 5 नासिक व्यंजन होते हैं जिनमें नाक से ध्वनियाँ निकलती हैं। अंगा, अंगा ऐसे आता नहीं। इया, अड़ा, ना, मा। का, खा, गा, घा, अंगा, ये पांचों जो है नासिक व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 2500 लिखेंगे। जो इसका सभी वर्ग का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। अब आगे लिखेंगे 4 हमारे अंतस्था व्यंजन होते हैं। अंतस्था, अंतस्था वो कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। 4 हमारे अंतस्था व्यंजन होते हैं, जहां या और रा अर्धस्वर भी कहलाता है। अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। या रा हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। या रा में जैसे हम लिखेंगे कौवा। कौवा को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं ना। एक कौवा ऐसे भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी। ये दोनों सही माने जाते हैं ना। देखो यहाँ वा आ रहा है ना, ऐसे गाय, गायें ऐसे भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। मुख से ध्वनि क्या निकल रही है? कौवा, आ, वा की ध्वनि निकल रही है, इसीलिए ये यहाँ अर्धस्वर कहलाते हैं। आगे लिखेंगे संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये भी हमारे 4 होते हैं।
लिखेंगे सा, सपीरा वाला सा, षटकोण वाला सा, हा। ये हमारे चार होते हैं, पुष्प संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। पुष्प संघर्षी व्यंजन, इनके उच्चारण में लिखेंगे, इनके उच्चारण में घर्षण बहुत अधिक उत्पन्न होता है। बोलेंगे सा, बहुत ज्यादा घर्षण उत्पन्न होता है। पेरा वाला सा, सा, हा, ऐसे बोलते नहीं है, पुष्प संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जिनके लिए हमें श्वास जोरों से खींचनी पड़ती है। सा, हा, ऐसे खींचते हैं ना, तब बोलते हैं, तब आवाज निकलती है ना। रा, रा हमारा प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन कहलाता है। रा हमारा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहलाता है। ला, ला को लिखेंगे, इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? रा प्रकंपित व्यंजन भी कहलाता है, लुंठित व्यंजन भी इसे ही कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। चार हमारे अंतस्था होते हैं, या, रा, ला, वा। इन्हें या और रा को अर्धस्वर भी कहते हैं। उस संघर्षी व्यंजन हमारे चार होते हैं, सा, सीटी वाला सा, सपेरा और षटकोण वाला सा, हा। इनके उच्चारण में घर्षण बहुत अधिक होता है, मुख से श्वास बहुत तेजी से खींचनी पड़ती है। आगे लिखेंगे, ये नोट कर लिया ना? हेडिंग डालेंगे आगा स्वर। जब हिंदी, जब अंग्रेजी के शब्दों को ठीक उसी प्रकार से हिंदी में लिखते नहीं, लिखे जाते हैं, लिखे जाएं, ये सही सेंटेंस होगा। आगत स्वर किसे कहते हैं? जब अंग्रेजी के शब्दों को ठीक उसी प्रकार से हिंदी में लिखे जाएं। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, हॉस्टल। हॉस्टल को हम हिंदी में भी हॉस्टल लिखते हैं, बोलते हैं ना हॉस्टल। हॉस्पिटल, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी लिख देते हैं हॉस्पिटल ना। कॉलेज, नॉलेज, ऐसे ही अनेकों शब्द हैं जिनको हम ठीक अंग्रेजी में और हिंदी में ठीक उसी प्रकार से लिख देते हैं। हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नॉलेज, ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनको हम ठीक इंग्लिश में लिखते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। ये आगत स्वर कहलाते हैं। ये नोट कर लिया ना?
आगे नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे उच्चारण के आधार पर। अभी बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं? बहुत कुछ समझने वाला है नहीं इसमें। अगर एक बार समझ गए तो 1 से 2 नंबर पक्का है। बार बार रिवीजन सिर्फ मांगता है बस, जिसको अच्छे से करना होता है। अभी हमने लिखवाया था स्पर्श व्यंजन 25, क्या लिखवाए थे ना? का, खा, गा, गा, घा, चा, चा, छा, झा, झा। वैसे हमारे 5 वर्ग कहलाते हैं। का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में क्या 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 होता है लिखेंगे? लिखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें लिखेंगे चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये 5, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, का से अंगा तक, चा से यहाँ तक। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन्हें हम क्यों लिखते हैं? इनको हम, एक मिनट रुकिए, इसको हम मिटा देते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे वर्ग कहलाते हैं, का, चा, टा, ता, पा वर्ग। इनको हम याद रखने का तरीका कैसे लिखेंगे? KTM DO से याद रखते हैं। KTM DO के मतलब कंठस्थ, जो हमारे गले से आवाज आती है। क्या लिखेंगे? कंठस्थ। टी मतलब तालव्य। एम मतलब मूर्धन्य। डी मतलब दंत। ता, था, दा, इसके लिए हमें दांतों का सहारा लेना पड़ता है। दंत, ये दंत और क्या कहलाएंगे? दंत। ओष्ठ, ओ मतलब ओष्ठ। कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठस्थ का, खा, गा, घा, अंगा। इसको बोलने के लिए गले से आवाज निकालनी पड़ती है। का, खा, गले के सबसे पिछले भाग से आवाज आ रही है ना। तालव्य, तालू का सहारा लेना पड़ता है ना इसके लिए। जैसे चा, तालू का सहारा लेते हैं तभी तो आवाज निकलती है ना। चा, छा, जा, झा, इया। टा मूर्धन्य। ता, था, दा, धा, ना दंत। पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ। इसको बोलने के लिए होठों का सहारा लेना पड़ता है और इसको बोलने के लिए दांतों का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आ रहा ना? और इसी में अभी ये आगे और अच्छे से समझ में आएगा। इसी में स्वर हमारे डिवाइड होते हैं और कुछ शब्द डिवाइड होते हैं कि कंठस्थ में और क्या क्या बोले जाते हैं। विवाह से याद रखेंगे, छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग। विवाह शॉर्टकट ट्रिक रखेंगे। विवाह इसमें आ गया ना, आ, छोटा आ, बड़ा आ, हा, विसर्ग। अगर ये चारों आते हैं तो क्या कहलाएंगे? कंठस्थ। और इसमें ऋषि, रस्सी, रस्सी से याद रखेंगे ऋण, रा और सा। अगर ये शब्द आते हैं
तो हमारे तालव्य कहलाएंगे। इनको बोलने के लिए तालु का सहारा लेना पड़ता है। सॉरी, इसमें नहीं होगा, यहाँ होगा ईयस, छोटी ई, बड़ी ई, या स, ईयस। इसको ईयस से याद रखेंगे, इसको रस्सी से याद रखेंगे। रस्सी में क्या निकल रहा है? री और रा और सा, ये आ रहा ना। ता था दा धा ना, यहाँ ला सा और जा, लास्ट जैसा, यहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कल मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि जब भी हम ए लिखते हैं, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या किस में टूटता है? छोटा आ प्लस छोटी ई, ऐसे ही बताया था ना। तो छोटा आ हमारा कहाँ आ रहा है? कंठस्थ में, और छोटी ई हमारी कहाँ आ रही है? तालव्य में। इसको कंठस्थ बोलेंगे और ये तालव्य। तो ये अगर पूछा जाए ए किस में आता है? कंठ तालव्य। क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य। समझ में आ गया ना हम लोग कैसे लिख पाएंगे ना, कैसे लिखना है। जैसे ओ था हमारा, ओ को हम किस में तोड़ते थे? ओ में, ओ को हम ओ का संधि विच्छेद करते थे तो लिखा जाता था छोटा आ प्लस ऊ। ऊ हमारा किस में आ रहा है? ओष्ठ में। ऊ को बोलने के लिए ओंठों का सहारा लेना पड़ता है, और छोटा आ को बोलने के लिए कंठ यानी गले के पिछले हिस्से का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अगर हम ओ को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? कंठस्थ बोलेंगे, तालव बोलेंगे, मूर्धन्य बोलेंगे, दंत बोलेंगे या ओष्ठ। इसको बोलने के लिए पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। छोटा आ प्लस ऊ, आ हमारा कंठस्थ में आ रहा है, छोटा ऊ हमारा ओष्ठ में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा? पूरा मिला के अगर हम पढ़ेंगे इसको, कंठोष्ठ। जब इसके हम एमसीक्यूज कराएंगे तब समझ में अच्छे से और आएगा। कंठोष्ठ। कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा? बताओ तो, समझ में आ रहा है कि नहीं? रफ कर दें इसको। नुक्ता जानते हैं किसे कहते हैं? नुक्ता, नुक्ता नहीं जानते? जैसे हम का लिखते हैं, जब का के आगे यहाँ पर बिंदी लगाना, ये नुक्ता कहलाता है। खा लिखा हमने, खा के आगे ये जो खड़ी पाई होती है इसके नीचे जब यहाँ पर बिंदी लगाते हैं तो नुक्ता कहलाता है। समझे? ये हमारा जो नुक्ता है, जो बिंदी से जिसको हम डिनोट करते हैं, ये नुक्ता, ये हमारे अरबी और फारसी के शब्दों में प्रयोग होता है। शब्दों में प्रयोग होता है।
इसे लिखेंगे का, खा, ग, घा, अंगा। का के आगे ऐसे लिख देंगे, खा में लिख देंगे, गा में लिख देंगे, अंगा में लिख देंगे, अंगा में लिख देंगे, घा में लिख देंगे। ये हमारा नुक्ता कहलाता है। जो आगे बिंदी खड़ी पाई के आगे लगती है, ये हमारा नुक्ता कहलाती है। इन्हें ही हम नई विकसित ध्वनियों के रूप में जानते हैं। जो नुक्ता है, इसका सबसे पहले प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। इन्हें ही हम नई विकसित ध्वनियों के रूप में जानते हैं। अरबी फारसी में जब नुक्ता लग जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे पहले थोड़ा सा ये लिख लेंगे सेंटेंस, ताकि हमें हमेशा याद रहेगा। इन्हें ही हम नई विकसित ध्वनियाँ इन्हें हम नई विकसित ध्वनि का रूप मानते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। जो हमारे ये महान लेखक हैं, जिनके द्वारा नुक्ता को नई विकसित ध्वनियों के रूप में हमें प्राप्त हुआ, उनका नाम ब्रैकेट में कर लेंगे। इन्हें ही हम नई विकसित ध्वनियों के रूप में जब मानते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। जब हम कफ, जिसका हिंदी में रूप होता है बलगम, कफ को अगर हम यही अरबी या फारसी भाषा में लिखते हैं, कफ हमारा बटन का हिस्सा कहलाने लगता है। यही हमारा अरबी फारसी में इस कफ का मतलब, जब हम नुक्ता लगा देते हैं, का में जब नुक्ता लगाते हैं तो इसका पूरा अर्थ बदल जाता है। यहाँ कफ बलगम, यहाँ नुक्ता लगाने पर इसका बटन का हिस्सा, जो हमारा आस्तीन होता है, उसके बटन का हिस्सा जो होता है, वो हमारा कफ कहलाता है। खाना, ऐसे ही ठीक खाना लिखेंगे। खाना का हिंदी में जो हम लोग जानते हैं भोजन, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन। यही खाना अगर नुक्ता के साथ लिखते हैं तो इसका अर्थ बदल के कमरा या फिर डिब्बा हो जाता है। फन हम सांप के शीर्ष को क्या कहते हैं? फन, यानी सांप। अगर इसमें फा में नुक्ता लगाएंगे तो इसका अर्थ बदल कर क्या हो जाएगा? हुनर। समझ में आ गया ना नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ता जब बिंदी का खड़ी पाई के आगे जब नीचे यहाँ पर बिंदी हम लोग लगाते हैं तो ये नुक्ता कहलाती है। ये समझ में आया? इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एक लेखक थे, जिन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग
किया था और एक नई विकसित ध्वनि की थी। कफ अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो इसका रूप हिंदी में अर्थ क्या होता है? बलगम। लेकिन यही कफ अगर हम नुक्ता के साथ लिखते हैं तो बटन का हिस्सा हो जाता है, जो हमारे अरबी फारसी भाषा में प्रयोग होता है। खाना यानी भोजन, अगर यहाँ इसका अगर हम खाना लिख देते हैं नुक्ता के साथ तो हमारा अर्थ क्या बदल जाता है? कमरा या डिब्बा कहलाता है। ऐसे ही फन यानी सांप, अगर इसी फा में नुक्ता के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारा हुनर कहलाता है। आगे हेडिंग डालेंगे। कंटिन्यू सारी क्लासें अगर आप देखेंगे शुरू से अभी तक, आज तीसरी क्लास हमारी है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा टॉपिक अटपटा होता है जिसके लिए बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम एक बार पढ़ लेंगे, उसी को 2-3 बार जब रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2-4-5 बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ाया गया है और क्या क्या पूछता है। जब इसके एमसीक्यूज कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। प्राणत्व के आधार पर हेडिंग डालेंगे, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे, 2 होते हैं, अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। हेडिंग डालेंगे, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पहला अल्पप्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। जिनके उच्चारण में श्वास कम खर्च होती है अल्पप्राण कहलाता है। जिनके उच्चारण में श्वास कम खर्च उच्चारण में श्वास कम खर्च जिनके उच्चारण में श्वास प्राणवायु कम खर्च हो अल्पप्राण कहलाता है। इधर लिखेंगे
जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक खर्च हो, अल्पप्राण की अपेक्षा अधिक खर्च हो, महाप्राण कहलाता है। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्था प्लस स्वर 11 प्लस अंगा। तो हमारे 5, 5, 10, 5, 15, 15 और 10, 25, एक 26, एक 27 और 4 अंतस्था, 27, 4 टोटल 31। अल्पप्राण हमारे कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। अल्पप्राण में 31 वर्ण आते हैं और महाप्राण में दूसरा, चौथा प्लस संघर्षी व्यंजन प्लस अणा, 4 हमारे ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 1 ये, टोटल कितने हो गए? 15 वर्ण। अब इनको हम सारणी के द्वारा बहुत अच्छे से समझेंगे। नोट कर लिया? समझ में आया? प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण जिनके उच्चारण में हमें प्राणवायु कम खर्च हो अल्पप्राण कहलाता है, और जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक खर्च हो महाप्राण कहलाता है। अभी मैंने का, खा, घ, अंगा और चा, छा, झा ऐसे करके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग करके पढ़ाया था ना मैंने। 25 स्पर्श व्यंजन वही है, पहला, तीसरा, पांचवा और प्लस अंतस्था 4 पढ़ाए थे मैंने, 11 अलावा, और स्वर जो हमारे 11 होते हैं प्लस अंगा, टोटल मिला के 5, 5, 10, 5, 15, 15, 4, 19, 1, 20, 20 और 11, 31। अल्पप्राण हमारे अगर पूछेगा कि अल्पप्राण प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो कहा जाएगा 2, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण में अगर पूछे कितने वर्ण होते हैं तो क्या कहलाएगा? 31। और पूछे महाप्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं तो क्या कहलाएंगे? 15। अब इसको हम सारणी के द्वारा समझेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। सारणी बनाएंगे, यही हम सारा कुछ समझ लेते हैं ताकि बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भ, मा। ये हमारे हो गए ना 4, 5, 25। इनको अंडरलाइन से हम डिवाइड कर देते हैं। अभी क्या मैंने लिखाया था अल्पप्राण में? पहला ये हो गया, तीसरा और ये पांचवा। अभी लिखाया था ना पहला, तीसरा, पांचवा। तो का, चा, टा, ता, पा, का वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर गा, वो पांचवा अक्षर अंगा, ये अल्पप्राण हमारे क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। इन तीनों को क्या बोलेंगे हम? अल्पप्राण। और प्लस क्या थे?
प्लस 4 अंतस्था थे, और प्लस अंगा प्लस 11 स्वर। स्वर में हमें तो पता ही है ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ट्रेड ए आई ओ औ। और अंगा अंतस्था व्यंजन क्या क्या होते बताओ? अंतस्था व्यंजन हमारे होते हैं 4, जो होते हैं या, रा, ला, वा। हमें याद रखना हमेशा के लिए, या, रा, ला, वा ये हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्था व्यंजन कहलाते हैं। और एक चीज मैंने बताई थी, या और रा क्या कहलाते हैं? ये अर्धस्वर कहलाते हैं। अगर पूछा जाए, अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे या दे दिया जाए, और ला दे दिया जाए, पा दे दिया जाए, मा दे दिया जाए, और पूछा जाए इनमें से अर्धस्वर क्या है, तो क्या कहलाएंगे? या और रा हमारे अर्धस्वर होते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? या। और इसमें चौथा, दूसरा और चौथा, ये हमारा हो जाएगा महाप्राण। अभी मैंने पढ़ा था ना महाप्राण, इसमें 15 वर्ण कैसे होते हैं। अगर इसमें जोड़ेंगे पहले वर्ग का पहला अक्षर का, चा, टा, ता, पा, ये 5 हमारे हो गए, 5 10, 5 15, 4 19, 1 20 और 11 स्वर 31 हो गए ना। ठीक इसी प्रकार महाप्राण में 5 ये यानी 10 हो गए। 5 + 5 + 4 ऊष्म व्यंजन, सा कोड वाला सा, हाँ 4 हमारे ये प्लस अड़ा 5 ये, और 5 5 10 5 15, ये हमारे टोटल वर्ण कितने हो गए? 15। अब हमसे अगर कोई पूछे महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो क्या हम बोलेंगे? दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन 4 प्लस अड़ा, ये हमारे 5 वर्ण, और 5 ये 15 टोटल महाप्राण होते हैं। समझ में आवा कुछ? इसमें तीसरा, चौथा प्लस 5वां प्लस अंतस्था में या, रा, ला, वा और हा, ये 5 प्लस 11 स्वर। टोटल कितने हो गए? 5 5 10 5 15, 15 5 20, 20 और 11 31। घोष या सघोष हमारे कितने वर्ण होते हैं? 31। ठीक, अब घोष लिखेंगे। पहला, दूसरा, प्लस संघर्षी व्यंजन, सा कोड वाला सा, सीटी वाला सा, हा नहीं रहता इसमें, तो ये 5 5 10 3 13, टोटल कितने वर्ण होते हैं इसमें? 13 वर्ण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने अल्पप्राण और महाप्राण में समझाया था आपको, उसमें पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता था, दूसरा चौथा महाप्राण होता था। इसमें क्या होगा? पहला और दूसरा, पहले वर्ग का और दूसरे वर्ग का, पहले और दूसरे वर्ग का अघोष, तीसरे चौथे पांचवें वर्ग का सघोष या घोष कहलाएगा। ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये हमारे 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये हमारे 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ हमारा किससे टूटकर मिलकर बना होता है? इसको हम अलग लिख लेंगे। छ, त्र, ज्ञ, स्रा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या किस किस में टूटेगा? ये हमारा टूटेगा आधा का प्लस सा, और ये हमारा टूटेगा आधा ता और प्लस पूरा रा में।
ये हमारा टूटेगा आधा जा प्लस या में, ये हमारा टूटेगा सा आधा सा प्लस रा में। अगर इसको हम और भी तोड़ना चाहें तो टूट सकता है। सा को हम आधा लगाएंगे प्लस आ, रा में आ और या में आ लिख देंगे, और रा अगर आधा तोड़ेंगे तो हलंत लगाएंगे और ये भी हो जाएगा रा। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त स्वर ये भी हमारे 4 होते हैं। ए, ओ और औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आगे लिख लेंगे इसमें संयुक्त स्वर। अगर संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो ये 4 होते हैं, ए, ओ, औ। और अगर संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो छ, त्र, ज्ञ, स्र। अगर छ को हम तोड़ेंगे तो ये का प्लस सा प्लस आ, आधे में टूटेगा। त्र, ता प्लस रा पूरा टूटता था, लेकिन अगर रा को हम और तोड़ेंगे और विच्छेद करेंगे तो ये रा आधा हो जाएगा प्लस आ, रा आ की ध्वनि निकल रही है ना,